Very good morning to all students. Today date is 25 January. In our previous video, we have completed the chapter electoral politics, in which we discuss about the election policies. What is election? Why do we need election? What is the voter list? What is the EVM machine? What is a universal franchise? What are the challenges of फ्री एंड फेयर इलेक्शन? ये सारे जो टॉपिक्स थे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए हैं. अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं ये आखिर कैसे वर्क करते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है. ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग. हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. बोल रहे हैं कि जो मेजर पॉलिसीज हैं और जो डिसीजंस हैं वो आखिर किसके द्वारा लिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं. तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर आप अपनी बुक में पेज नंबर 79 पे देखेंगे, एक आपको लेटर टाइप का दिखाई दे रहा है. उस लेटर में सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है. आप इंग्लिश में जब भी कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो इसी तरीके से इसमें भी एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इससे रिलेटेड है कि जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस में SC, ST और OBC, इनको बात की गई है कितने परसेंट का रिजर्वेशन. यहाँ पे जो OBC कास्ट है उसको 27% का रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है इस ऑर्डर में. तो उसी से रिलेटेड पहला पैरा हम देखते हैं, समझते हैं ध्यान से. ऑन अगस्त 13, 1990, 13 अगस्त 1990 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर. जो भारतीय सरकार है उसने एक ऑर्डर निकाला, एक आदेश पत्र निकाला. इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम. इसको घोषणा पत्र कहा गया. ठीक है, 13 अगस्त 1990 में भारतीय सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल मेमोरेंडम, एक घोषणा पत्र निकाला गया. घोषणा पत्र क्या रहा? लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर इट हैड अ नंबर एंड इज नॉन बाय दैट. जैसे कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाले जाते हैं सेम इसमें भी वही था. जैसे कि मान लीजिए हमें कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? नंबर दिया जाएगा, वरना तो कैसे रिकॉर्ड निकालेंगे. तो हर एक चीज़ में नंबर पड़ा रहता. तो ये जो ऑफिशियल मेमोरेंडम निकाला गया इसका एक नंबर था, सरकार के द्वारा इसका एक नंबर था. नंबर क्या था? 36012 3190 EST. ये नंबर दिया गया है, ये आप पहले दूँ याद भी कर लेना. जो मेमोरेंडम नंबर था वो था 36012 3190 EST. ये नंबर जो है मेंशन था. जो ऑफिशियल मेमोरेंडम निकाला गया डेटेड 13/80/90. कब? 13 अगस्त. कब निकाला गया? 13/08/1990. 13 अगस्त 1990 में एक ऑर्डर निकाला गया. द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन साइंड द ऑर्डर. और ये ऑर्डर है ये किसके द्वारा साइन किया गया? जो एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड था उसके द्वारा उस ऑर्डर को साइन किया गया. इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, वेयरली 1 पेज. और कितना था? ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं था. अप्रोक्स कितने पेज का होगा? 1 पेज का रहा होगा ये ऑर्डर. इट वुड लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल. सेम जैसे स्कूल में कोई भी ऑर्डर निकाला जाता सेम वैसे ही ऑर्डर था ये. ठीक है, कुछ अलग दिख रहा है क्या आप लोगों को? कुछ अलग नहीं है, सेम दिया गया बिल्कुल डिट्टो. बट दिस was very important, became a source of controversy for several years. लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी महत्वपूर्ण था और एक मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी रहा. कंट्रोवर्सी मतलब आलोचना का विषय रहा. 1 साल तक इसकी आलोचना होती रही. आलोचना मतलब बुराई. ठीक है, आपस में लोगों की अच्छाई, इसका अच्छा पहलू, कुछ बुरा. जिसको लाभ मिलेगा उसके लिए अच्छा, जिसको लाभ नहीं मिलेगा उसके लिए बुरा. Let us see how the decision
व्हाट हैपन लेटर। अब हमें देखना है कि जो एक ऑर्डर, एक ऑफिस मेमोरेंडम जो स्टार्ट हुआ, ये कैसे हुआ और इसके इफेक्ट क्या निकल के आए। ठीक है, दिस ऑर्डर announced a major policy decision. It said that 27% of vacancies in civil post and civil order under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes। यानी कि जो ये ऑर्डर निकाला गया वो किसके लिए निकाला गया, जो सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर जो वर्ग पीछे थे, जो पिछड़े हुए वर्ग थे, उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई, आरक्षण की बात की गई, है ना। रिजर्वेशन पता है कि हमारे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती हैं शिक्षा में, शैक्षिक क्षेत्र में, उनमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कास्ट को रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे कौन सी कास्ट को मेनली यहाँ पे बात करेंगे, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी बात हो रही है। तो वहाँ पे 27% रिजर्वेशन की बात की गई कि इन्हें कितने परसेंट का रिजर्वेशन दिया जाए, 27% का। कैसे, जैसे मान लो 100 सीटें हैं, 100 वैकेंसियाँ निकली, उनमें से 100 वैकेंसी में से 27 पहले से सेव करके रख दी जाएगी, जो कि एजुकेशनली तौर पे और सोशली तौर पे बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए सेव कर दी जाएंगी। 27 अलग हटा दी तो कितनी बचेंगी, कितनी बचेंगी, 73। ठीक है, हाँ 73 बचेंगी। तो मतलब अब कितने में फाइट होगी, 73 पे। तो इसको लोगों में विरोध हुआ कि आप 27 सीटें जो हैं 27% का रिजर्वेशन यानी दे रहे हैं, तो इससे बहुत सारे युवा इफेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। हम खुद देखते हैं प्रेजेंट डे में कि लोगों में आक्रोश है कि जब सब कुछ बराबर है, लेवल बराबर हो गया, तो रिजर्वेशन किस बात का है ना। तो इसी तरीके से जब ये ऑर्डर फाइल हुआ उस समय भी लोगों में क्या था, अपोजिशन था इस ऑर्डर के लिए कि ऐसा क्यों है, जब सभी समान है, सब कुछ ऐसा है, सब कुछ बढ़िया है, तो रिजर्वेशन किस बात का दिया जा रहा है। ठीक है, कब ऑर्डर फाइल हुआ था, 13 अगस्त 1990, 13 अगस्त 1990 में ऑर्डर फाइल हुआ था। तो डिसीजन मेकर्स, हु आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ दिस बिल, आखिर जो ये बिल हम बता रहे हैं या फिर और भी जो बिल्स बनते, लॉ बनाए जाते हैं, उनको कौन बनाता है, कौन इसके लिए डिसीजन लेता है। तो देखेंगे, हु डिसाइड द इश्यूज ऑफ मेमोरेंडम क्लियरली, सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट बी हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट। ये नहीं कह सकते कि जो एक इतना बड़ा डिसीजन है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया। क्या एक व्यक्ति डिसीजन लेगा, नहीं लेगा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया होगा। द ऑफिसर वाज मेनली implemented the instruction given by the Minister of Personal Public Grievance and Pensions of which the department was a part। जाहिर सी बात है कि जो इस डिपार्टमेंट का हेड रहा होगा उसने सबसे क्या लिया होगा, सुझाव लिया होगा, उसके बाद कोई ऑर्डर फाइल किया गया होगा। We can guess that such a major decision would have involved other major functions in our country. You have already read in previous class about some of them. Let us discuss some इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमें पता है हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे काम करता है हमारे यहाँ पे जो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, 3 टायर सिस्टम है अपने यहाँ पे, एक स्टेट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पे हेड क्या है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस बताए मैंने आपको, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही हमने आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी 2 पार्ट है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव का विधानमंडल के 2 पार्ट्स होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इनकी मेंबर्स के बारे में ही बताया मैंने, कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या है। तो सेम यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इनकी फंक्शनिंग कैसे होगी, इसको भी डिस्कस करना है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। हेड ऑफ द स्टेट मतलब सारे स्टेट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, है ना। सबसे यहाँ तक कि जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कौन कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, है ना। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है, प्रेसिडेंट है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। और हम देखते हैं कि आप लोग को देखा होगा कैबिनेट मीटिंग जो अपनी मंत्रिपरिषद बनी होती है, जो भी सरकार पूरे बहुमत के साथ आती है या जो अपनी गवर्नमेंट बनाती है तो वो अपना एक कैबिनेट बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री चलती है। उनमें क्या जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें इम्पोर्टेंट पोस्ट दी जाती है। जैसे कोई
कोल मिनिस्टर होता है, कोई रेलवे मिनिस्टर होता है, कोई पेट्रोलियम मिनिस्टर होता कि नहीं होता है। तो इसी तरीके से तो जो अपनी कैबिनेट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। है पता पार्लियामेंट के वैसे तो नॉर्मली हम टू हाउसेस पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उसका तीसरा हाउस कौन सा है? प्रेसिडेंट। देयर आर 3 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। और प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होना चाहिए? लोकसभा में उसके मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए। बताइए जैसे 543 सीट्स होती कि नहीं होती लोकसभा में, तो विन करने के लिए क्या चाहिए? हाफ एंड मोर देन 1, आधे से एक ज्यादा। 543 है जैसे, तो 543 की आधी करेंगे, आधी का एक और ज्यादा, तब वो अपनी सरकार बना सकते हैं। So we all these people involved in the decision regarding on the ऑफिशियल मेमोरेंडम। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि जो एक ऑफिशियल मेमोरेंडम लिया गया उसके लिए डिसीजन एक व्यक्ति ने नहीं लिया बल्कि सबने लिया होगा। प्रेसिडेंट भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होंगे और उसकी मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व रही होगी, तब डिसीजन लिया गया होगा। नाउ द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कॉलोमिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट। जो ऑफिशियल मेमोरेंडम इसमें चेन बनी होगी, कई चीजों की चेन बनी होगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। जो द्वितीय बैकवर्ड कमीशन कब लागू किया गया था? 1979 में। मतलब इसका जो रूपरेखा थी वो 1979 में बना दी गई थी कि एक ऐसा भी मेमोरेंडम निकालना चाहिए, ऐसा भी घोषणा पत्र निकाला जाना चाहिए, लेकिन वो उस समय अप्लाई नहीं हुआ। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल। इसके जो हेड थे वो कौन थे? बीपी मंडल। ठीक है, इसीलिए इसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मंडल कमीशन। It was asked to determine the criteria to identify socially, educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement। और इसी मंडल की रिपोर्ट के अनुसार इसमें ये बताया गया कि भारत में ऐसे लोगों की पहचान करें जो शैक्षिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। भाई हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र। सबसे कंडीशन किसकी खराब थी? शूद्रों की। अगर सोसाइटी में जो प्रीवियस सिस्टम था वही प्रिवेल होता, फिर से वही होता, तो क्या आज हम देखते हैं कि शूद्रों की कंडीशन है क्या वो बेटर हो पाती? नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ से क्या किया गया? कास्ट सिस्टम खत्म किया। और इसीलिए मतलब कि अगर हम देखें तो पहले लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था, नहीं था, सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सभी को शिक्षा का अधिकार हुआ। शिक्षा का अधिकार तो मिल गया, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पैसे भी तो हो, तब तो लोग शिक्षा लेंगे। तो इसीलिए कुछ ऑर्डर्स जो है सरकार की तरफ से बनाया गया कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली बैकवर्ड है या एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको क्या दे दिया जाए? रिजर्वेशन दे दिया जाए, आरक्षण दे दिया जाए, तो ये वर्ग भी आगे बढ़ेगा। ये वर्ग भी आगे बढ़ेगा तो ये भी हमारी इकोनॉमी में कैसा रहेगा? हेल्पफुल रहेगा। खुद हम लोगों ने एक चैप्टर और पढ़ा है, मैंने आपको बताया वो पॉवर्टी वाला चैप्टर। पॉवर्टी वाले चैप्टर में मैंने बताया कि बेसिक नेसेसिटीज तो लोगों की क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग है, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी कि कब कोई देश प्रोग्रेस हो सकता है, जब कोई देश उन्नति करेगा जब वहाँ की जनता जो है स्वस्थ हो, हेल्दी हो, पढ़ी लिखी हो, तब तो देश विकास करेगा। पता चले कि रोटी कपड़ा मकान तो, लेकिन लोग कहते हैं अशिक्षित हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, बहुत सारे, तो ये भी हमारे कंट्री की कंडीशन को इफेक्ट करता है ना? द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन। जो कमीशन, कौन सा कमीशन? मंडल कमीशन। इन्होंने 1979 में एक मेमोरेंडम निकाला, उसके बाद अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रेजेंट की, और उसके आफ्टर वन ऑफ दीज वाज द 27% गवर्नमेंट जॉब एलिजिबल फॉर द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और इसी के बाद 27% का आरक्षण दे दिया गया ओबीसी कैटेगरी। द रिपोर्ट एंड द रिकमेंडेशन वाज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। तो जो रिपोर्ट थी इसका डिस्कशन कहाँ पे हुआ? हमारी
parliament. For several years, many parliamentarians and parties kept the commission recommendation. They came the Lok Sabha election in 1980. कम से कम 1980 में बात चल रही थी, 79 में स्टार्ट हुआ था, 10 सालों तक इसमें क्या चलता रहा, बात विवाद ही चलता रहा। और जब अगली सरकार आई, इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो, जनता दल प्रॉमिस दैट इफ वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट। जनता दल मतलब भारतीय जनता पार्टी, इन्हें ये कहा कि अगर इनकी सरकार सत्ता में आती है तो ये क्या करेंगे, जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको अप्लाई कर देंगे। हमने देखा ना बीजेपी गवर्नमेंट में कई तरीके के सुधार हुए, तो यहाँ पे एक सुधार ये इन लोगों ने ये भी किया था उस समय 1990 में कि जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस थी उन्हें रिजर्वेशन प्रदान किया गया। The Janata Dal did not form the government after this election. Its leader BP Singh became the prime minister and several development took place after that. और इसके जो लीडर बनी, यानी उस समय जो BP सिंह थी ये प्राइम मिनिस्टर बनी, और उन्होंने जो अपना प्रॉमिस किया था ना कि अगर हमारी सरकार आई तो हम क्या करेंगे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अप्लाई कर देंगे। जैसे कि अभी अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, हरियाणा के केस में जो देवीलाल जी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम क्या करेंगे, हम लोन्स की बाढ़ लगा देंगे। तो ऐसे इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन की जो बात की जा रही है उसको हम अप्लाई कर देंगे, है ना। तो सरकारें क्या करती हैं, वही सरकारें लॉ बनाती हैं जो कि पावर में होती हैं। तो इन्होंने भी कहा हमारी सरकार आई तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। द प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए कहा कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसको हम इम्प्लीमेंटेड करने जा रहे हैं। मतलब कि जो एक रिजर्वेशन की बात कही जा रही थी, वहाँ पे हम रिजर्वेशन देंगे, उसको इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है लागू कर दिया जाएगा। On 6 August 1990, the Indian Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. और 6 अगस्त को ये डिसाइड कर लिया गया कि इस बिल को अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर BP सिंह informed the Parliament about the decision through a statement in both the House of Parliament. और BP सिंह ने अगले दिन फिर इन्फॉर्म किया कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोई भी लॉ बनता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अनुमति मिलना जरूरी रहता है, ये समझ लीजिए। यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इसकी सहमति होना जरूरी है। लोकसभा राज्यसभा, लास्ट में प्रेसिडेंट इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर अप्रूवल। An officer signed the order on behalf of the Indian government. This was how, यही वाला नंबर जो मैंने पहले लिख के दिया था, और इसी के साथ में 13 अगस्त 1919 को अप्लाई कर दिया जाता है। सबकी मंजूरी होती है, मीटिंग होती है, मीटिंग में सभी लोग मिलके डिसीजन लेते हैं और लास्ट में घोषणा कर दी जाती है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि 13 अगस्त 1990 को ये हम ऑर्डर पारित कर देंगे, और यही ऑर्डर पारित हो जाता है 13 अगस्त 1919 को। और इट इज ऑल्सो नॉन एज द मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन में किसकी बात की गई है, एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात कही गई, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को, ये इसका नंबर और डेट और इसके हेड कौन रहे, ये कुछ पॉइंट्स में निकल के आए। जैसे हेड ऑफ द स्टेट क्या बताया मैंने, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर। और जो BP मंडल की रिपोर्ट थी पहली बार वो कब लागू की गई थी, 1979 में, और लास्ट में कब अप्लाई हुआ, 13 अगस्त 1990 में, जब BP सिंह क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। ये कुछ ही पॉइंट्स इसमें निकल के आए, और जो कुछ आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने डे टू डे लाइफ में कुछ वर्ड जरूर सुनते रहते हो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्या होता रहता। तो इसको समझिए, क्योंकि आगे आप भी बड़े होंगे, वोटर बनेंगे, वोट करेंगे, इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंडाज को, उनको प्रोग्राम्स को कैसे अप्लाई होते हैं, क्या बनता है, कैसे होता है, सब चीज़ें
समझना जरूरी है। ओके, आप एक बार लेसन को जरूर फिर से रीड करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।